नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। जिस तरीके से महाराष्ट्र में पसोठावादी सरकार चल रही है, पवार सोनिया ठाकरेवादी सरकार, और उसकी जो कार्य प्रणाली है और जिस तरीके से अति हस्तक्षेप की नीति है, उसके बाद परेशान होकर महाराष्ट्र पुलिस के डीजीपी सुबोध जायसवाल ने अपना पद छोड़ दिया है और अब उन्हें सीआईएसएफ में डायरेक्टर के तौर पर नियुक्ति भी मिल गई है। सुबोध जायसवाल इसको लेकर पिछले कई महीनों से आवाज उठा रहे थे और वो कह रहे थे कि मैं यहाँ पर अपना जो काम है उसको सही तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि राज्य सरकार, खासकर गृह मंत्रालय, अनिल देशमुख जैसे लोग उनके काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं और तमाम मामलों में उनको जानकारी दिए बगैर कई निर्णय लिए गए हैं। चाहे वो टीआरपी स्कैम का मामला हो या फिर मुंबई का जो बॉलीवुड का नशीले पदार्थों को लेकर तमाम रणनीति मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस ने अपनाई, या पालघर जैसी घटनाएं हुई। उसके बाद में मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के मामले में जिस तरीके की रणनीति अपनाई, उन सब को लेकर सुबोध जायसवाल नाराज चल रहे थे अपने मातहत अधिकारियों से और उन्हें परेशानी थी। उन्हें दिक्कत ये भी थी कि राज्य सरकार सीधे तौर पर पुलिस के काम में अटकलबाजी कर रही है, हस्तक्षेप कर रही है, और यह हस्तक्षेप मामूली नहीं था बल्कि बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप हो रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने डेपुटेशन मांगा था, जिसको केंद्र सरकार ने क्लियर कर दिया है। अब वो महानिदेशक बनाए गए हैं सीआईएसएफ के। सीआईएसएफ में वो 2022 तक रहेंगे। अभी उनका काफ़ी सारा कार्यकाल बचा हुआ था, उसके बावजूद उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस को छोड़ना ज़्यादा ठीक समझा और इसीलिए वो डेपुटेशन पर चले गए। इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस ने सवाल उठाए हैं राज्य सरकार के ऊपर और सीधे तौर पर यह कहा है कि एक काबिल अधिकारी का इस तरीके से जाना महाराष्ट्र पुलिस के लिए एक बड़ा धक्का है। हालांकि अधिकारी आते हैं जाते हैं, लेकिन एक काबिल अधिकारी बड़ी मुश्किल से मिलता है और उसको अगर सही तरीके से स्वतंत्रतापूर्वक काम करने का मौका न मिले, अति हस्तक्षेप जैसी स्थितियां बने, उससे हताश होकर अधिकारियों को जाना पड़ता है। और वही सुबोध जायसवाल के बारे में भी हुआ। उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा और राज्य सरकार ने उन्हें मनाने की कोशिश भी नहीं की और उन्हें इतनी जल्दी क्लियरेंस दे दी, जिससे साफ पता चलता है कि राज्य सरकार भी यही चाहती थी कि सुबोध जायसवाल अपना पद छोड़ दें, क्योंकि सुबोध जायसवाल उसके इशारे पर नहीं चल रहे थे। ये बड़ा अफसोसजनक है, ऐसा देवेंद्र फडणवीस ने कहा है। बात की जाए अगर सुबोध जायसवाल की, तो वो अपने जो ईमानदारी के लिए जाने जाते थे और तेजतर्रारपन के लिए काम जाने जाते थे। 1985 बैच के ये अधिकारी रहे हैं। अब मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस में ये खोज शुरू हो गई है कि उनके बाद अगला जो डीजीपी है वो कौन होगा। इस कड़ी में जो नाम चल रहे हैं उनमें संजय पांडे का नाम आता है, जो 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, लेकिन उनके खिलाफ कई सारे मामले चल रहे हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि संजय पांडे को यहाँ पर डीजीपी बनाए जाने की संभावना बहुत कम है। उसके बाद सीनियरिटी में अगर बात की जाए तो हेमंत नगराले आते हैं और उनका सीनियर मोस्ट होना उनके फायदेमंद है, क्योंकि उनके साथ जो दो अन्य अधिकारी हैं उनका रिटायरमेंट अभी 2 महीने के पहले होना है। और चाहे विपिन बिहारी की बात की जाए या जो दूसरे अधिकारी हैं उनकी बात की जाए, और उनके रिटायरमेंट की वजह से वो इस विपिन बिहारी और सुरेंद्र पांडे, इनका रिटायरमेंट 2 महीने के भीतर होना है, जिसकी वजह से उनका नाम इस पूरे मामले के लिए एक संज्ञान में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि जिस अधिकारी का 6 महीना कम से कम न बचा हो उसकी सेवा का, उसको इस तरीके के पद नहीं दिए जाने चाहिए। यानी रिटायरमेंट का अगर 6 महीने आपके पास नहीं है तो आप डीजीपी नहीं बन सकते। इस तरीके के सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस हैं उसके तहत अब इस मामले में विपिन बिहारी और सुरेंद्र पांडे जी तो इस लिस्ट से हट जाते हैं। संजय पांडे के खिलाफ चूंकि जांच चल रही है, कई मामले हैं, लंबित मामले हैं, इसलिए उनका भी नंबर कटता हुआ दिख रहा है। हेमंत नगराले का नाम आगे आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार की एक जो अब तक की राजनीति रही है, जिस तरीके से पसोठाबाद महाराष्ट्र सरकार चला रही है, और उसमें सबसे बड़ा उनका मोहरा है परमबीर सिंह। कहीं ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र सरकार कई ऑफिसर्स को बाईपास करके यहाँ परमबीर का भी नाम भेज दे डीजीपी पद के लिए। ये बहुत बड़ा झटका महाराष्ट्र के लोगों के लिए हो सकता है।
और जिस तरीके से परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के इस पसोठाबाद को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई है, तमाम आलोचनाओं के बाद भी, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से आलोचना होने के बावजूद भी परमबीर ने जो जिद दिखाई है, खासकर टीआरपी घोटाले के मामले में कि एफआईआर किसी और के नाम पर थी लेकिन वो किसी और को निशाना बना रहे हैं, चार्जशीट भी किसी और के नाम पर यानी कि अर्नब गोस्वामी और उसके चैनल के नाम पर होती है। तो यहाँ पर जिस तरीके से परमबीर सिंह ने चाटुकारिता की और एक तरीके से स्वामी भक्ति की पसोठावादियों के प्रति हदें पार कर दिए, उसके बाद ऐसा लगता है कि कोई बड़ा बात नहीं होगी, कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि अगर परमबीर सिंह का नाम आगे कर दिया जाए। और चूंकि परमबीर सिंह फिर जो सीनियरिटी है उसमें हेमंत नगराले के बाद में परमबीर का नंबर आ ही जाता है और इस तरीके से महाराष्ट्र सरकार परमबीर का नाम आगे कर देती है। हालांकि आपको बताएं, जब डीजीपी का नियुक्ति होती है उसके लिए 3 से 4 लोगों के जो नाम हैं एक लिस्ट भेजी जाती है यूपीएससी के पैनल के पास, और यूपीएससी का पैनल जो अपने पास जानकारियां होती हैं और दूसरी चीज़ें होती है उसके आधार पर उन अधिकारियों में से 3 अधिकारियों के नाम सेलेक्ट करके वापस राज्य सरकार को भेजता है और राज्य सरकार उन तीनों में से एक को अपॉइंट कर सकती है। लेकिन जैसा सुबोध जायसवाल के मामले में हुआ था कि उनकी नियुक्ति पहले हो गई थी और यूपीएससी से उनके नाम पर जो अप्रूवल था वो 6 महीने बाद आया था, तो यहाँ भी ऐसा हो सकता है कि महाराष्ट्र सरकार अपने पसोठावाद को प्रभावी तौर पर और जनता के ऊपर ज़्यादा कड़ाई के साथ चलाने के लिए, अपना तानाशाही को आगे बढ़ाने के लिए परमबीर का नाम आगे कर सकती है। इस साजिश की बू भारतीय जनता पार्टी को भी दिखाई दे रही है और इसीलिए उन्होंने सुबोध जायसवाल के इस तरीके से छोड़कर जाने पर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। यहाँ जो लोग अब आते हैं, संजय पांडे और हेमंत नगराले के बाद सीनियरिटी में जो ऊपर हैं उनमें परमबीर का नाम भी आता है क्योंकि वो 88 बैच के हैं, और उसके अलावा रश्मि शुक्ला और रजनी सेठ हैं। इन 3-4 लोगों के नाम शामिल करके एक पैनल को भेजे जाने की संभावना पूरी दिख रही है। यहाँ सीधे तौर पर यह देखने को मिल रहा है कि एक ईमानदार अधिकारी जो पुलिस प्रमुख था उसको बाईपास करके तमाम जो निर्णय लिए गए, तमाम हस्तक्षेप किए गए और उससे परेशान होकर वो व्यक्ति अपना पद छोड़ देता है। चूंकि उसको ये राज्य सरकार हटा नहीं सकती थी और राज्य सरकार ने इस तरीके से उनको मजबूर किया कि वो पद छोड़ दें, और अब ऐसा लगता है कि मुंबई पुलिस का जो कमिश्नर है परमबीर सिंह, उसी के हाथ में महाराष्ट्र पुलिस की बागडोर ये पसोठावादी उद्धव ठाकरे, सोनिया गांधी और शरद पवार की सरकार सौंपने की तैयारी कर रही है। अनिल देशमुख की साजिश यहाँ पर कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना यह होगा कि चूंकि परमबीर के खिलाफ भी कई सारे मामले हैं, कई सारे घोटालों में परमबीर का नाम है, उसकी पत्नी के ऊपर ये आरोप लगे थे कि इंडिया बुल्स में वो डायरेक्टर बन गई थी और इसके माध्यम से इंडिया बुल्स ने परमबीर को फायदा पहुंचाने का काम किया था। परमबीर के जिस तरीके से बॉलीवुड के तमाम नामचीन लोगों के साथ संबंध हैं और जिस तरीके से टीआरपी घोटाला हो या दूसरे अन्य मामले हो, चाहे सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, दिशा सालियान का मामला हो, इनमें जिस तरीके से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर के खिलाफ टिप्पणियां की हैं, उसके बाद ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार इसका नाम आगे बढ़ाने में थोड़ा झिझक रही होगी। लेकिन राज्य सरकार कुछ भी कर सकती है क्योंकि उसके पास पावर है, और वो अगर परमबीर का नाम आगे बढ़ाती है तो इसको आप पूरी तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक बड़ी साजिश थी सुबोध जायसवाल के खिलाफ। और वैसे अगर परमबीर के बारे में कहा जाए तो जब मुंबई हमला हुआ था तो उस समय भी जो तत्कालीन डीजीपी थे उन्होंने परमबीर के खिलाफ टिप्पणी की थी और ये कहा था कि परमबीर जो एटीएस में थे उस समय पर उन्होंने सही तरीके से निर्णय नहीं लिए थे, सही तरीके से जो आतंकवादी थे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की थी। ये एक बड़ी टिप्पणी है और इस टिप्पणी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी परमबीर के रास्ते में रुकावट पैदा कर सकती है, क्योंकि नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस कह चुके हैं कि इस तरीके से जो काम हो रहा है महाराष्ट्र पुलिस में वो उचित नहीं है, और अगर वो ऑब्जेक्शन करते हैं तब ये ज़्यादा दिलचस्प होगा कि क्या उस ऑब्जेक्शन के बाद भी, तमाम आलोचनाओं के बाद भी उद्धव ठाकरे, सोनिया गांधी और शरद पवार या अनिल देशमुख इस तरीके की हिमाकत कर सकते हैं, इस तरीके की एक आप कहें कि इसको दबंगई दिखा सकते हैं कि परमबीर को वो मुंबई पुलिस के कमिश्नर से प्रमोट करके डीजीपी महाराष्ट्र बना दें।
लेकिन इतना निश्चित है कि डीजीपी महाराष्ट्र सुबोध जायसवाल के हटने के बाद में महाराष्ट्र पुलिस के जो ईमानदार और निष्ठावान अधिकारी हैं वो जरूर सोच रहे होंगे कि महाराष्ट्र में इस समय पुलिस में काम करना कितना मुश्किल है, और उसको लेकर जिस तरीके से वो 3 महीने पहले से बात कर रहे थे, तमाम बातें वो कह रहे थे, उससे पहले ही संकेत मिल गया था कि निश्चित तौर पर महाराष्ट्र सरकार उनके साथ सहयोग नहीं कर रही है, बल्कि उनके काम में अति हस्तक्षेप किया जा रहा है। अनिल देशमुख पुलिस को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका विरोध सीधे तौर पर तो नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से जरूर सुबोध जायसवाल कर रहे थे, और इसी वजह से उन्होंने केंद्र सरकार में वापस जाने को उचित समझा और वो CISF में महानिदेशक बनकर अब महाराष्ट्र पुलिस को छोड़कर चले गए हैं। यहाँ देखने वाली बात यह होगी कि इस तरीके के जो अधिकार मिले हुए राज्य सरकारों के पास में, कहने को तो ये कहा जाता है कि जो IAS IPS अधिकारी होते हैं वो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा उनको अपॉइंटमेंट मिलता है, लेकिन यहाँ जिस तरीके से राज्य सरकारों में खासकर जो सरकारें चुनकर आती हैं या फिर जो अल्पमत वाली सरकारें होती हैं वो किस तरीके से अधिकारियों को प्रताड़ित करती है, उनसे अपनी मनमानी करती है, क्योंकि जो चुनी हुई सरकार जो ज़्यादा बहुमत की होती है उसे तो पता होता है कि उसे वापस जाकर जनता से फिर से जनादेश लेना है, लेकिन अल्पमत की सरकारों में सिर्फ यही होता है कि जब तक सरकार चल रही है तब तक मनमानी कर लो, अगली बार जीत कर आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसी वजह से ज़्यादातर अल्पमत की सरकारें, ज़्यादातर जो खिचड़ी सरकारें होती हैं उनमें इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती है। अब अगर हेमंत नगराले को DGP नियुक्त किया जाता है, निश्चित तौर पर यह महाराष्ट्र के लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। सुबोध जायसवाल की कमी पूरी करने की वो कोशिश करेंगे, लेकिन अगर महाराष्ट्र में परमवीर का नाम आगे बढ़ाने की कोशिश महाराष्ट्र सरकार करती है तो आप समझ सकते हैं कि सुबोध जायसवाल के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने की थी, कितनी बड़ी साजिश इसमें अनिल देशमुख, शरद पवार और सोनिया की थी। निश्चित तौर पर यह साजिश अब उजागर हो गई है। सुबोध जायसवाल अपना पद छोड़ चुके हैं और अब वो महानिदेशक CISF के तौर पर केंद्र सरकार में अपनी सेवाएं देने के लिए जा चुके हैं। जय हिंद, जय भारत।